तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि भैया जी संदर्भ की व्याख्या कैसे करते हैं, और जो हमारे गद्यांश में एक प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर एक स्पेशल वीडियो ला दीजिएगा। आप कमेंट करें आपके हितेश भैया आपके लिए वीडियो ना लेकर के, ऐसा हो नहीं सकता है। प्यारे साथी पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने हिंदी के पेपर में, है ना, जो आपका हिंदी का पेपर आएगा भाई साहब 18 फरवरी को या फिर किसी भी डेट को आपका पेपर होने वाला है, तो हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश और पद्यांश आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपका गद्यांश पेपर में आता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, और इस तरीके से आपके पेपर में प्यारे साथी पद्यांश आता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका पद्यांश दे रखा है, ठीक है, ये पद्यांश दे रखा है। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश पर 3 क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये मैं पद्यांश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कहता है पद्यांश में ही कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथी तीसरा क्वेश्चन पद्यांश में आता है कि आपको, जैसे कि मान लो ये आपका पद्यांश दे रखा है। ठीक है, अब इसी पद्यांश पर आधारित एक क्वेश्चन बन जाएगा कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो मेनली मेरे कहने का मेरे प्यारे साथी मतलब ये है, अभी मैं आपको गद्यांश भी दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। जैसे देखो ये हमारा एक गद्यांश है और सेम टू सेम 3 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है संदर्भ वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है इसी गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा होता है या फिर बुरा है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में इन सभी क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा संदर्भ वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, फिर हमारा व्याख्या वाला क्वेश्चन आता है, फिर प्यारे साथी हमारा प्रश्न वाला क्वेश्चन आता है। इनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है, अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में आपको आपके हितेश भैया इस तरीके से चीज़ें बताने वाले हैं कि इस क्लास को अगर आपने प्रॉपर देख लिया तो ये संदर्भ वाले क्वेश्चंस में आप पूरे नंबर लेकर के आओगे। ये गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चंस में, गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चंस में आप 12 नंबर का ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है 12 नंबर का, और 12 में 12 नंबर आप पूरे लेकर के आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पेपर में आपको लिखना कैसे, सबसे पहले वो समझ लो। सबसे पहले लिखना आप समझ लो तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी कभी आप पेपर में लिखें तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी आपका जैसे कि वर्णात्मक में आता है और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है, तो आप खंड बार डाल करके प्रश्न संख्या 1 डाल दोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप सबसे पहले गद्यांश करना स्टार्ट करेंगे तो आप गद्यांश ऊपर ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे साथी जिस भी गद्यांश को आप लिखने वाले हो, ठीक है, तो उसको कुछ इस तरीके से आप लिख दो। स्टार्टिंग के कुछ कीवर्ड्स आपको लिख देने हैं डॉट डॉट करके, फिर अंतिम कुछ कीवर्ड्स आपको लिख देने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर एक गद्यांश है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो ये हमारा गद्यांश है। अब मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके जैसे 1 2 3 4 ये 4 शब्द ले लूँगा और इसको फिर मैं पूरा डॉट डॉट कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अंतिम के शब्द, जैसे कि कोई सहारा नहीं रहता है, तो अंतिम के शब्द और स्टार्टिंग के शब्द ये लिख देने हैं और बीच में डॉट डॉट करके छोड़ देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथी, संदर्भ लिखना है। ठीक है, क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ कैसे लिखा है, जैसे लिखा है वैसे ही पेपर में लिख के आना है। और अभी आपको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप लोग संदर्भ कैसे तैयार कर लोगे और पेपर में आप संदर्भ भूलोगे नहीं, इस बात की हितेश भैया की गारंटी है। सबसे पहले लिखने का तरीका बहुत आसान है कि भाई ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का नेम लिख दोगे, है ना। तो जैसे कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब ये संदर्भ मैंने लिख दिया। अब सेम टू सेम ऐसे ही आप लिख के आओगे पेपर में। ठीक है, इसके बाद चलिए आपको मैं बताता हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, जैसे कि मान लो ये आपका गद्यांश दे रखा है। ठीक है, तो इस गद्यांश को मतलब इस गद्यांश में जैसे कि यहाँ से लगाकर, जैसे हम लोगों से लगाकर, मान लीजिए हम लोगों से लगा करके, हम लोग से लगा करके पूरा यहाँ तक कि आपको मान लीजिए अंडरलाइन है ना, तो पूरा यहाँ तक अंडरलाइन है।
तो यहाँ से लगाकर पूरा यहाँ तक आपको क्या करना है प्यारे साथी, इसका व्याख्या करना है। और इसीलिए इसको बोलते हैं रेखांकित, मतलब जितने में ये आपका अंडरलाइन होता है इसको रेखांकित बोलते हैं हिंदी में। इसी वजह से रेखांकित अंश की व्याख्या करके क्वेश्चंस आता है। तो मतलब पूरे का आपको यहाँ पर व्याख्या नहीं करना होता है, केवल जितने में अंडरलाइन होता है उतने की ही आपको व्याख्या करनी होती। तो क्वेश्चंस बन जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना। पूरे का करोगे कोई फायदा नहीं होगा, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो समय बचाना है तो केवल उतने में ही व्याख्या करके आनी, उतने की ही व्याख्या करके आनी है जितने में आपका अंडरलाइन हो। अब मेरी बात समझो, करना कैसे है, ठीक है। तो देखो यार, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से क्या करना है कि आप लोगों को व्याख्या करते समय कुछ चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखोगे, ट्रिक के साथ कैसे लिखोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार देख लो, और अभी मैं आपको बताऊंगा इसको तैयार कैसे करना, कैसे करके आओगे। इसके बाद चलो मैं आपको इसका क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे कि पेपर में मान लो ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा होता है। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको पढ़ो और इसका आंसर क्या करो, इसी गद्यांश से निकाल लो। जैसे सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसके बाद इस गद्यांश में चले जाओ और गद्यांश में देखो कि हमारा आंसर कहाँ पर है, क्या कैसे मिल रहा है। तो वहां से पढ़ने के बाद आपको आंसर इसी गद्यांश से मिल जाएगा, तीसरे वाले क्वेश्चंस का। तो आप गद्यांश से उसका आंसर कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तीसरे वाले क्वेश्चंस को यहां पर हमने किस तरीके से लिखा है। भाई सारी चीजें आपको हम बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथी। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, अगर आप 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हो या फिर अगर आपके बोर्ड एग्जाम लगे हुए हैं, तो आप सभी के लिए भाई हमारी पूरी टीम ने मिलकर के, F24 क्लासेस की पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर, न्यू ईयर ऑफर आपके लिए भाई चला रखा है। और अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना। मेरी गारंटी है कि 18 फरवरी से होने वाले पेपर या फिर किसी भी डेट से होने वाले पेपर में आप अपने बहुत बेहतर अंक लेकर के आएंगे। अभी मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा कि ई बुक क्या है और ई बुक से आप कैसे अपने बेहतरीन नंबर ला सकते हो मात्र 15 रुपए में मेरे प्यारे साथी, मात्र 15 रुपए में। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं तीसरे अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो यार जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बताया ना कि वो कुछ इसी गद्यांश पर आधारित आपको करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा होता है, तो वैसे करके हमारा आंसर तीसरा वाला आपको लिखना होता है। और इस आंसर को आप लोग इसी गद्यांश दोगे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सारी चीज़ें करनी कैसे हैं और क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग बाकायदा चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग गद्यांश की। तो गद्यांश कुछ इस तरीके से आप पेपर में लिख के आओगे, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कि हम लोग कच्ची इस तरीके से आप बाकायदा स्टार्टिंग में मेंशन कर दोगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी स्टार्टिंग में कि आप लोग इस तरीके से कुछ मेंशन कर दोगे, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई कि स्टार्टिंग के वर्ड और अंतिम के वर्ड फिर बीच में डॉट डॉट करके आप कर दोगे, है ना। इसके बाद बात आती भैया जी संदर्भ कैसे लिखे जाता है, संदर्भ में क्या क्या मुझे याद करना पड़ता है। तो यार संदर्भ के लिए मेरे प्यारे साथी आप हमेशा दो काम करना। सबसे पहले जो भी गद्यांश आप लिख रहे हो, जो भी गद्यांश आप भाई लिख रहे हो, उसके पाठ का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए गद्यांश में मेरे प्यारे साथी, वह आपका है लेखक का नाम। और अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं तो आप बड़े ही आसानी से संदर्भ कर पाएंगे। संदर्भ लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, तरीका क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल है, एकदम ऐसे ही लिख के आना है आपको पेपर में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ओके, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सिर्फ आपको दो चीज़ें बदलनी होती हैं, मतलब गद्यांश में, बाकी लगभग सब कुछ सेम होता है। देखो यहाँ पर आपको पूरा ये सेम रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ओके। बस चैप्टर का नेम बदल जाएगा, पाठ का नेम बदल जाएगा गद्यांश के अनुसार, कि अगर आपका ये गद्यांश किसी दूसरे चैप्टर से लिया गया है तो उसमें फिर आप लोग दूसरे चैप्टर के दूसरे पाठ का नाम लिखोगे और उस पाठ के जो लेखक होंगे प्यारे साथी उसका नाम लिखोगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
मित्रता यानी इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये होने वाले हैं। अब ये हमारा मित्रता से है तो मित्रता के लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा। मतलब ममता के कौन लेखक हैं, तो ममता के यहाँ पर लिख दोगे, है ना। और यहाँ पर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर के जो भी लेखक हैं उसके लेखक का नाम लिख दोगे। तो फॉर्मेट ये है कि यहाँ से लगाकर अगर ये आपने ये पूरा तैयार कर लिया, मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, देखो हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ओके, गद्य खंड इसलिए क्योंकि गद्यांश है, संकलित जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर नामक पाठ से लिया गया है, मतलब मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो चैप्टर के अनुसार आप अपने लेखक लिख देंगे। ओके, ये तो हो गई भाई गद्यांश के संदर्भ की बात। अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी कि गद्यांश की भैया जी हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको पद्यांश पर आऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश की बात कर लेते हैं। अगर मैं गद्यांश की बात करता हूं प्यारे साथी, तो गद्यांश की व्याख्या में देखो फॉर्मेट एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा समझना है कि हम लोगों को यहाँ पर जो ये व्याख्या लिखनी है, सबसे पहली बात ये पेपर में कितनी मुझे लिख के आनी है। तो यहाँ समझो, हम लोगों को लगभग 8 से 10 लाइनों की व्याख्या प्यारे साथी लिख के आनी है, करके आनी है। मतलब हमको लगभग ये जो मैंने लिखी हुई है ना, इससे ज़्यादा ही आपको व्याख्या करके आनी है। मतलब आप कैसे लिखोगे अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमको कितनी व्याख्या करके आनी है। तो हमको लेकर चलना है कि भाई हमको कम से कम यहाँ से, मतलब मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लगभग इतनी पूरे लाइनों में आपको व्याख्या करके आनी है। ओके, मेरी बात समझना, आपको लगभग 8 से 9 से 10 लाइनों की व्याख्या करके ही आनी है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। अब बात आती भैया जी करेंगे कैसे। देखो सबसे पहली बात, अगर आपको व्याख्या आती है, आपको पहले से पता है, तो आप बहुत अच्छी बात, आप तो कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपको व्याख्या नहीं आती है प्यारे साथी, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो देखो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे कि हर एक गद्यांश की व्याख्या करते समय आपको कुछ इस तरीके से हर एक व्याख्या में आपको चीज़ें लिखनी है। क्या क्या लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहता है कि, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहता है कि स्टार्टिंग में आपको इतनी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। और ये चीज़ें हम लोग इसलिए लिखेंगे ताकि जो एग्ज़ामिनर है, ताकि भाई जो एग्ज़ामिनर है वह ना पता कर सके कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, मैं एक पढ़ने वाला छात्र हूँ या फिर एक ना पढ़ने वाला छात्र हूँ, या फिर मैंने कोई ट्रिक लगाई है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस एग्ज़ामिनर को क्या करना है भाई कि आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना है, उसको थोड़ा सा चकमा देना है आपको बस यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको बस ये दिखाना है कि मैं एक पढ़ने वाला छात्र हूँ। और बस इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहता है कि। इसके बाद प्यारे साथी आप क्या करोगे कि दूसरा पॉइंट समझो, इसमें आपको भाई पता चलेगा कि आप कैसे व्याख्या करके आओगे। देखो थोड़ा सा गद्यांश आप पढ़ो सबसे पहले कि जो भी गद्यांश है ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा गद्यांश पढ़ो। और ज़रूरी नहीं है कि केवल जो अंडरलाइन में दे रखा हो उसी में से आपको करना है। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब आप गद्यांश की व्याख्या करने बैठो तो एक दिमाग में एक बात रख लेना कि जो एग्जामिनर होता है मुझे उसको इम्प्रेस करना है, और इम्प्रेस करने के लिए मुझे स्टार्टिंग में ये वर्ड्स लिखने हैं। और दूसरी बात भैया की याद रखना कि ये जो हमारा गद्यांश होता है इसमें जो अंडरलाइन होता है इसमें तो थोड़ा उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन जो नीचे दे रखा है इसमें से भी थोड़ा सा उठा लेंगे। क्या उठाएंगे अभी मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा गद्यांश से उठाओ। अब जैसे थोड़ा सा गद्यांश से उठा लिया, मान लीजिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से उठा लूँगा, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो हमारी आदतें होती हैं वो मिट्टी के समान होती हैं। तो हम लोग ऐसे बना करके लिख सकते हैं कि लेखक कहना चाहता है कि जो हमारी आदतें हैं एक कच्ची मिट्टी के समान होती हैं, गीली मिट्टी के समान होती हैं, जिसको जैसा चाहो वैसा आकार दे दो। तो थोड़ा सा आप अपने दैनिक जीवन से, जो अपने जीवन में आपकी चीज़ें घटित होती हैं, उन चीज़ों से मिला जुला करके आपको बना करके एक बेहतरीन व्याख्या करके आनी है। थोड़ी सी व्याख्या आप गद्यांश से उठाएंगे, इस यहाँ से मतलब थोड़ी सी चीज़ें आप इस गद्यांश से उठाएंगे, थोड़े से दिमाग में आप चलाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ ऐसे से ऐसे करके मैं व्याख्या कर सकता हूँ। तो वहाँ से आपको बना करके बढ़िया 8 से 10 लाइनों की व्याख्या कर देनी है। और स्टार्टिंग में ये इतना आपको गद्यांश में जरूर करके आना है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहता है कि, और आपको 8 से 10 लाइनों की व्याख्या पूरी कर देनी है। ये हो गया आपको भाई गद्यांश की व्याख्या करने का तरीका। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ प्यारे साथी कि आप लोग पद्यांश को कैसे करके आओगे। इसके अलावा गद्यांश का एक क्वेश्चन रह गया है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
चलो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, तो जैसे कि ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है प्यारे साथी। तो यहाँ पर देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि इसको करना कैसे, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर आपको पद्यांश वाला तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन और गद्यांश के तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन को दोनों को एक में ही बता देता हूँ। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसको करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है कि प्रश्न आखिर में क्या क्या आ रहा है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा होता है, किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा होता है। तो आपका दिमाग ही कह देगा कि जो गलत लोग होते हैं उनकी संगति मत करो, उनसे दूर रहो, उनके साथ मत रहो। तो ऐसे करके जरूरी नहीं यही गद्यांश आ जाए, आपके पेपर में दूसरा भी आ सकता है। तो बस क्या करना है, उस गद्यांश को आपको भैया जी बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे किन लोगों की संगति हमारे लिए बुरी होती है, इसमें पूछा गया है कि इस वाले गद्यांश में कि अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तो आपको क्या करना है कि अब भैया इस वाले गद्यांश में जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने दैनिक जीवन से सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि अजंता तो आप कभी घूमे नहीं हो या फिर अजंता तो आप कभी गए नहीं हो। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर लेंगे। अब जैसे इस वाले गद्यांश की, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, करना कैसे है, तो मैं वही चीज़ मैंने आपको बताई। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर उसका जो उत्तर है गद्यांश से ही ढूंढना, गद्यांश या पद्यांश से ही ढूंढना। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अजंता किस कला के लिए द्वितीय स्थान रखता है, तो आपने पढ़ा कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। तो आपको पता चला अच्छा चित्रकलाओं में ये चीज़ें प्रसिद्ध है, अजंता जो है चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, आपने यहाँ से उठा लिया। अब चित्रकला जैसे ही आपके माइंड में आ गया, अब आपने चित्रकला से पूरी चीज़ें तैयार कर दी कि चित्र, वहाँ के जो चित्र थे बहुत अच्छे थे, वहाँ के चित्रों से लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को संकेत देना चाहते थे, वहाँ के चित्र लोग देखने जाते थे। तो इसलिए जो अजंता है वह अद्वितीय स्थान चित्रकला में रखता है। तो ऐसे करके प्यारे साथी आपको इस क्वेश्चंस को इस गद्यांश से सबसे पहले ढूंढ लेना है, फिर उस क्वेश्चंस को आपको अपने माइंड द्वारा अपने खुद के द्वारा बनाकर बेहतर तरीके से करके आना है ना। तो ये तो मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि भैया आप लोगों को गद्यांश कैसे करना होता है, गद्यांश का संदर्भ कैसे करना होता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी होती। प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर प्यारे साथी आपको बताया कि गद्यांश की व्याख्या कैसे करोगे, है ना। और आप लोगों के पेपर में जो भी हमारा कह सकते हो आता है भाई कि आप लोगों को संदर्भ करने के लिए गद्यांश पर आधारित, उसको भी मैंने आपको सॉल्व करना बताया। तो संदर्भ, व्याख्या और प्रश्न हम लोग गद्यांश का सीख चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं पद्यांश का। 1 मिनट के अंदर मैं आपको पद्यांश का भी सिखा देने वाला हूं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो अगर मैं बात करता हूं भैया जी पद्यांश के बारे में कि भैया पद्यांश का जो संदर्भ होता है, जो व्याख्या होता है, उसको कैसे करना होता है। देखो यहां पर एक मैंने मिस्टेक भी लिख रखी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या के जगह पर केवल व्याख्या लिख देते हैं। तो ये गलती आपको प्यारे साथी नहीं करना है। अगर आप केवल व्याख्या लिखोगे तो आपके एग्जामिनर नंबर 1 नंबर या आधा नंबर भी काट सकता है, ठीक है। 0.5 नंबर वह आपके काट सकता है, ठीक है। तो आपको बाकायदा पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके आना है। मैं लिख रहा था तो मेरे से गलती हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक पॉइंट बनाकर ये चीज़ बता दी जाए। अब बात आती है भैया जी पद्यांश में जो संदर्भ आता है वैसे उसको कैसे करना है, रेखांकित अंश की जो व्याख्या आती है उसको कैसे करना है। तो सारी चीज़ें अब आपको बताने वाले हैं। यहाँ समझो, सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पर गद्यांश को संदर्भ को समझा था और तरीके को समझा था, सेम वैसा ही तरीका है और करने का चीज़ें वैसी हैं। जब हम लोग पद्यांश को सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो देखो जब हम संदर्भ को लिखेंगे तो कवि का नाम, ओके, और पाठ का नाम, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। कवि का नाम याद रखना और पाठ का नाम याद रखना। बस जैसे आपने यहाँ पर भाई पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रखा था, वैसे ही पद्यांश में प्यारे साथी कवि का नाम और पाठ का नाम आपको याद रखना है। तरीका सेम रहने वाला है। बस यहाँ पर हमारा गद्यांश था, गद्यखंड था और गद्यांश था। यहाँ पर हमारा पद्यांश आ जाएगा और पद्यखंड आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आ जाएगा और हिंदी को ब्लैक पेन से आप लोग डॉट करके, मतलब ब्रैकेट के अंदर, कॉमा के अंदर लिख दोगे। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित जो भी चैप्टर है, चैप्टर का नेम लिख दोगे। यहाँ पर पाठ से लिया गया है, इसके कवि यहाँ पर हमारे जो भी कवि हैं उनको लिख दोगे। कवित्री है तो कवित्री करके लिख दोगे। इस तरीके से आप संदर्भ लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथी अब बात आती है रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो यार रेखांकित अंश की व्याख्या भी बहुत सिंपल है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, तरीका क्या है, बिल्कुल वही है कि यहाँ पर आपको लिखना होता है तरीके में। स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने यहाँ स्टार्टिंग में ये लिखा था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे
कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि या कवित्री कहती है या फिर कहना चाहता है या फिर कहती है, और कहती है कि बाद में ये विषम्यादि बोधक का चिन्ह आप जरूर लगा देना। इस विषम्यादि बोधक का चिन्ह आप जरूर लगा देना। अगर आपने इसको लगा दिया तो पद्यांश की व्याख्या में एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला। एग्जामिनर जो है आपका एक भी मार्क्स नहीं काटने वाला। इस बात को याद रखना, पद्यांश में पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। जब आप व्याख्या करने जाओ तो आपको व्याख्या आती है तो आप अच्छे से कर देना, अगर आपको नहीं आती है तो थोड़ा सा अपने मन से, थोड़ा सा पद्यांश से और आपको बना कर व्याख्या करके चले आना है। 7 से 8 लाइनों की यहाँ पर आप व्याख्या करके आएंगे, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ताकि जब पेपर देने जाओ तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही करके आओ। देखो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें ऐसे कर देना, फिर डॉट डॉट बीच में कर देना और अंतिम लाइनों को कुछ इस तरीके से लिख देना। संदर्भ लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। जो भी हमारा पद्यांश है इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। जैसे कि पेपर में मेरा जो पद्यांश था प्यारे साथी ये था, विश्वत रेखा का वासी सो जीता है नित हाथ फाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक ये अपनी मातृभूमि पर। तो पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये संदर्भ रहा, यहाँ पर ये इसकी व्याख्या रही, देखो व्याख्या कैसे लिखी हुई है, और ये इसका आंसर रहा, है ना। करने का तरीका, मैंने पद्यांश को की व्याख्या करने का तरीका बताया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके तीसरे नंबर वाले इस क्वेश्चंस को कैसे करके आना है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस हमारा पूछा गया है, भाई दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, कि विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिएगा। तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 बार पढ़ा कि विश्वत रेखा का वासी जो कैसा जीवन व्यतीत करता है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, पहली लाइन में ही मिल गया मुझे, थोड़ा और पढ़ते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। अब मुझे मातृभूमि मिल गया, हाफ हाफ कर मिल गया, मतलब कि विश्वत रेखा मिल गया। अब विश्वत रेखा का जो व्यक्ति होता है वह अपनी रेखा पर बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है, हर एक चीज़ उसको बहुत सावधानी से करनी होती है, मतलब अपने मन से बना करके कर देना है। लेकिन वह अपनी मातृभूमि पर बहुत ज़्यादा अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम रखता है और उस पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो अपने मन से बना करके कुछ पद्यांश से ऐसे करके तीसरा वाला क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है। ये चल लो, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है गद्यांश और पद्यांश दोनों में, और फिर उसके बाद गद्यांश या पद्यांश से उसका क्वेश्चन का आंसर आपको करके आना है। ओके, इस तरीके से आपको प्यारे साथी पद्यांश मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो आपको मैंने गद्यांश बताया कि आप गद्यांश कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब बात आ जाती है मेरे प्यारे साथी कि भैया जी हमारा हिंदी का पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारा 18 फरवरी को लगा है और हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है डर। प्यारे साथी, अगर आपने इस क्लास को स्टार्टिंग से लगाकर यहाँ तक एंड तक देखा है तो मेरी गारंटी है आप वह स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में निकलोगे जो अपने पेरेंट्स के लिए सबसे बेहतर नंबर लेकर हिंदी में आएगा। बस मेरे प्यारे साथी एक काम कर लेना, इस वीडियो में बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने आपके लिए रखा था जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर सको, आपके पेरेंट्स जब आपके मार्क्स किसी दूसरे लोगों से बताएं तो वह ये बताएं कि मेरे बच्चे के इतने नंबर आए, मेरे इस बेटी के इतने नंबर आए, तो वह अच्छी तारीफ आपकी करें। तो उसके लिए आपको यार हमारी पूरी टीम ने मिलकर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर रखा है, ताकि हर एक स्टूडेंट को बोर्ड से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए उसके पास हो फ़ोन में, और उतने मॉडल पेपर उसके पास हो कि वह भाई पेपर के कुछ दिन पहले मॉडल पेपर को उठाए और उन्हें सॉल्व करे, और उनको सॉल्व करने से अधिक क्वेश्चंस उसके पेपर में आए उन्हीं मॉडल पेपर से। तो मेरे प्यारे साथी, हिंदी जैसे या फिर इंग्लिश मैथ जैसे सब्जेक्ट जो भी क्लास 10 के हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने ई बुक रेडी कर दी है। एक सब्जेक्ट की ई बुक का प्राइस प्यारे साथी हमने मात्र 15 रुपये रखा है, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके, ले सके। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले चुके हैं। स्पेशल ऑफर केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए था, बहुत मतलब 100 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं प्यारे साथी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जुड़ना है, अब आपकी बारी है, आपको जाना है। और आपको देखिए मिलेगा क्या क्या, आपको इसमें 100 से ज़्यादा भाई MCQ देखने को मिलेंगे, ऐसे MCQ जो एकदम बोर्ड में आने वाले हैं।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, एप्लीकेशन लेटर, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। साइंस में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और आपको सारी चीज़ें, डायग्राम है ना, उत्सर्जन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, ये सारी चीज़ें आपको साइंस में मिलेंगी। मैथ में 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट्स एक बार ई बुक को ले लेता है प्यारे साथी, मात्र 15 रुपए में एक सब्जेक्ट की है और 75 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट की मिल रही हैं। अभी ऑफर केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन बढ़ा दिया गया है और ये 500 स्टूडेंट्स के लिए हो गया है। आपको पता होगा कि 600, 500, 700 में इस समय सभी संस्था वाले कोर्स देते हैं और बहुत लोग खरीदते हैं, लेकिन जो भाई एक पुअर फैमिली से जो लोग आते हैं, लड़के आते हैं, वो नहीं ले पाते हैं, लड़के लड़कियां, तो उनके लिए हमारी टीम ने मिलकर ये ई बुक बनाई है। इसको लेने के लिए आपको प्यारे साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, जहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। जाना है भाई, तुरंत ले लेना है। अभी भाई बहुत मिनिमम में हम लोग दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम दे रही है आपको। और अगर आप एक बार ले लेते हो प्यारे साथी, तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 है, 5 सब्जेक्ट का प्राइस भाई 75 रुपये है ना। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लेना है, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, तो भाई लेना। और आप लोग देखना, बहुत बेहतर स्कोर करके आओगे। सारी चीज़ें आपको ई बुक के अंदर मिलेंगी। इंपॉर्टेंट 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस जो कि लगभग आपको वहीं से ही देखने को, ई बुक से ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल प्यारे साथी, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा और बहुत अच्छे नंबर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लाने वाले हो।